फिर बाबा तक पहुंचने में इतना समय क्यों लग रहा है? यही तो मैं जानना चाह रही हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है उस बाबा पर हाथ ना डाला जाए जिस बाबा ने वो सेवादार नियुक्त किए थे। गजब का तर्क आप दे रहे हैं सर। सेवादारों को पकड़ लीजिए, सेवादारों को पकड़कर आप इंसाफ कर पाएंगे? वाटर बाउंड्री का मौका ही नहीं मिलता मुझे। आप डर रहे हैं क्या हाथरस पर बात करने से? मुझे वाटर बाउंड्री का मौका नहीं मिलता अगर डिबेट होती है। कहां डिबेट दिखाइए, डिबेट दिखाइए तमिलनाडु का डिबेट का। मैं ये देखना चाहता हूं कि तमिलनाडु के 65 लोगों का आपके पास जवाब नहीं है देने के लिए, इसलिए आप तमिलनाडु पर आ गए। जवाब है सेवादारों के यहाँ पर नाम लिखकर जो खाना पूर्ति हो रही है, वो जो इन सेवादारों का एडिटर बैठा हुआ था सर, उसका भी नाम शामिल करवा लेते हैं। अब हम वॉट अबाउटरी करेंगे। हाथरस के दल पर बात ना की जाए। पर बात करें तो नॉर्मल है, दूसरा विषय उसी जैसा है। अभी आप ही बोल रहे हैं दो मुद्दों की तुलना की जा सकती है। मतलब एक तरफ जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों के मरने की बात कर रहे हैं भाई। लोग सत्संग में आ रहे हैं और वहां पर सिस्टम का शिकार होकर मर रहे हैं। क्या इन दो बातों की तुलना की जा सकती है? दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि बीजेपी की सरकार जा चुकी है और एनडीए की सरकार अब दोबारा लौटकर आई है। दोस्तों, जैसी एनडीए की सरकार आई है, कुछ गोदी पत्रकारों ने अपनी गोदी पत्रकारिता को छोड़कर बीजेपी सरकार से काफी तीखे सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। जैसा आप जानते हैं कि बीजेपी प्रवक्ता कुछ पत्रकारों को अपना गुलाम समझते थे, लेकिन वो पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए नजर आते हैं। ऐसे एक शो में रुमाना इसरार खान ने यूपी में हो रहे बाबा कांड के ऊपर बीजेपी प्रवक्ता से काफी तीखे सवाल पूछे हैं। इसमें बीजेपी प्रवक्ता लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और 121 हत्याएं जो हुई हैं उनका जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। देखिए कैसे रुमाना इसरार खान ने बीजेपी प्रवक्ता को अच्छे से धोया है। अगर आपको डिबेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए देखते हैं पूरी डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है। पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर में भोले बाबा का नाम नहीं है। ये देखकर आपको हैरानी हो रही है ज्यादा, आपको अफसोस हो रहा है ज्यादा, या आपको गुस्सा आ रहा है ज्यादा? शिवम त्यागी। नहीं, मुझे लगता है कि इस बात को जो है पूछा भी गया था, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है इम्पॉर्टेंट ये है कि जिन लोगों ने परमिशन के लिए एप्लीकेशन दी थी इस क्षेत्र के लिए, उन लोगों के नाम एफआईआर करके चीज़ों को आगे बढ़ाया गया है और इसके बाद इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। पहली जो प्राथमिकता है और पहली जो एफआईआर का क्राइटेरिया वो वही है कि जिन लोगों ने उस आयोजन को करने के लिए परमिशन मांगी थी, उन लोगों के नाम हमने एफआईआर करके उनको बुलाना, उनको इन्वेस्टिगेट करना और उसके हिसाब से ही आगे जांच को बढ़ाने के लिए। वो मुख्य सेवादार मधुकर की बात कर रहे हैं आप? वो जितने भी लोग उसमें एफआईआर में संलग्न हैं उन सभी की बात कर रहे हैं कि उन लोगों ने तो सब बाबा से ही जुड़े हुए लोग हैं ना? बिल्कुल बाबा से जुड़े हुए लोग हैं। तो फिर बाबा तक पहुंचने में इतना समय क्यों लग रहा है? यही तो मैं जानना चाह रही हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं क्योंकि आज सुबह 5 बजे से हाथरस में मौजूद थी और मैं वहां पर दर्द देख रही थी, लोगों की नाराजगी में देख रही थी और वहां के जो आम स्थानीय लोग हैं वो बार बार मुझसे सवाल पूछ रहे थे जब मैंने वहां खड़े होकर ये ब्रेकिंग न्यूज दी कि साहब एफआईआर के अंदर मुख्य सेवादार जो है उसका नाम तो है लेकिन भोले बाबा का नाम नहीं है। वहां लोग पलटकर मुझसे कह रहे थे ये क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा है? 121 जिंदगियां इतनी सस्ती हैं क्या? किसने कहा इतनी सस्ती है? और अगर आपको गुस्सा निकालना है, पहले आप गुस्सा निकाल लीजिए, कहीं कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल निकाल लीजिए गुस्सा। अगर आपको उस निकालने से थोड़ी शांति मिलती है, मैं कहता हूं ठीक है, स्वागत है आपका। लेकिन सच्चाई ये है कि जिन लोगों ने वहां पर कार्यक्रम की परमिशन मांगी थी, वो सारे लोगों का नाम वहां पर उस एफआईआर में है और उस एफआईआर का दायरा बढ़ाया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम किसी को बख्शने वाले नहीं है, चाहे वो बाबा सूरजपाल हो, चाहे उसके आसपास हो। हमने ऑलरेडी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनसे पूछताछ करनी शुरू कर दी है। हमें किसी से नहीं एफआईआर में नाम आ जाए या कल आए, उससे कोई किसी का कुछ नहीं बदलने वाला है। लेकिन विषय साफ है, बख्शा कोई नहीं जाएगा। ठीक है, मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि जिन लोगों के नाम है आयोजक, आप जो कह रहे हैं कि साहब जिन्होंने परमिशन ली, वो लोग आसमान से नहीं टपके ना। मतलब दुनिया जान रही है कि वो लोग कौन है। मैंने कहा आसमान से टपके? वही बाबा से जुड़े हुए। सरकार ने कहा आसमान से टपके? किसने कहा आसमान से टपके? लेकिन बावजूद इसके बाबा का नाम नहीं है। क्योंकि पहली प्राथमिकता यही है। हाँ। पहली प्राथमिकता यही है कि जिन्होंने आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी उन लोगों को बुलाया जाए, जो प्रक्रिया है उसी के हिसाब से। लेकिन एफआईआर का दायरा बढ़ेगा और एफआईआर में कोई भी हो, चाहे वो बाबा सूरजपाल हो, चाहे कोई भी व्यक्ति, उससे कोई बचकर नहीं जा सकता। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये जानकर कि किस तरीके से यहाँ पे नियम कायदे कानून का पालन हो रहा है। और अच्छा लगता मुझे कि अगर इस टॉपिक पर मुझे डिबेट ही नहीं करनी पड़ती और ये नियम कायदे कानून जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हो रही है उसी तरीके से कल वहां पर पालन भी कर लिया जाता। जहां इजाजत 80,000 लोगों के पहुंचने की ली गई थी लेकिन 2.5 लाख लोग पहुंच गए और जहां वो
जो स्थल था जहां पर वो सत्संग चल रहा था, उसके सामने बाकायदा 4 लेन चौड़ी जीटी रोड चलती है, वो पूरी की पूरी जीटी रोड ब्लॉक कर रखी थी कि जब वहां पर भगदड़ मची तो लोग इतने बेबस थे कि वो अपनों को अपने कंधों पर उठाकर भी अस्पताल ले जाने में उन्हें कम से कम 1 से 1.5 घंटे की देरी हो गई। तो ये थोड़े से नियम, कायदे, कानून जिस तरीके से एफआईआर के जरिए हो रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिए जाते तो आज ये चर्चा नहीं करनी पड़ती। खैर अच्छा है सुरेंद्र राजपूत जी, कल नहीं पर आज तो कम से कम स्टेप बाय स्टेप कानून का पालन हो रहा है। एफआईआर में फिलहाल भोले बाबा का नाम नहीं है। सुरेंद्र राजपूत, क्या कहूं मैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग स्टेप बाय स्टेप अपराधियों को शरण देते हैं। पहले कहते हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है, फिर कहते हैं कि प्रशासन को बचाना है, फिर कहते हैं शासन को बचाना है, फिर कहते हैं मुख्यमंत्री को बचाना है। हम तो छोटी छोटी 2-3 चीज़ें कहते हैं। पहली चीज़ तो मैं बहुत स्पष्ट बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं राजनीति हो रही है या राजनीति, बिल्कुल राजनीति होगी इस पर। क्यों नहीं होगी राजनीति? राजनीति इसलिए होगी कि प्रशासन की जो रवैया है, ढीला ढाला रवैया है, उससे मृतकों को और उसके परिवार वालों को और जो घायल लोग हैं उनको सहारा मिल सके। इसके लिए क्यों नहीं राजनीति? इन्होंने तो कह दिया 2 लाख रुपए मिलेंगे, हम कहते हैं 50 लाख रुपए दीजिए। एक बात। दूसरी बात, क्या राजनीति इस पर नहीं होगी कि आप 5 मिनट के लिए किसी सड़क को बंद करने के लिए तो पूरे देश में हंगामा कट जाता है, यहां 1-1, 1.5 दिन के लिए, 2-2 दिन के लिए सड़कें बंद की जाती हैं। अगर वो सड़क जीटी रोड बंद नहीं होती तो आज की डेट में इतने मृतक नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, उस भोले बाबा को तो बहुत स्पष्ट है कि आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए या बगैर स्टेप बाय स्टेप कीजिए। पहली बात, जो आदमी आयोजक है, एक बात, जो आदमी वहां पर कथा बांच रहा है, 2 बात, उसके खिलाफ तो प्राथमिकी दिखाई देती है कि क्या नाम आपको एफआईआर करनी है। तीसरी बात, इन्होंने कहा न्यायिक जांच कर देंगे आदरणीय योगी जी ने। हम तो एक चीज कहते हैं कि भाई 2017 से लेकर के 2024 तक आपकी लगातार 7 साल हो गए सरकार को, आज तक आपने कम से कम 100 एसआईटी बनाई है। अरविंद जैन जी बैठे हुए हैं, ये अभी बहुत बचाव करेंगे। तो अरविंद जैन जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि लगभग उन 100 एसआईटी में से कितनी एसआईटीओं की जांच आ गई है और कितनी न्यायिक जांच आ गई है और कौन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? चूंकि पुलिस महकमे के डीजी रहे इसलिए इनको ज्यादा जानकारी है सत्ता के निकट। ठीक है सर। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जितनी एसआईटी बनी, जितनी न्यायिक क्या नाम जांचें हुई और उसके बाद आपने कितनों को आपने कार्रवाई करी? और एक आखिरी बात कह दूं रोमाना जी, जो क्या नाम अभी योगी जी कह रहे थे कि इस पर राजनीति ना करें और इस पर बयानबाजी ना करें, तो मैं सिर्फ इतना याद दिला देता हूं, 26/11 से बड़ा दर्दनाक हादसा, आतंकी हमला कभी नहीं हुआ आज तक हमारे देश पर। और 27 तारीख की शाम को नरेंद्र मोदी जी उस आतंकी स्थल पर जाकर के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज नरेंद्र मोदी जी को योगी आदित्यनाथ जी डांट रहे हैं, डपट रहे हैं, राजनीति ना कर रहे हैं। ये मोदी जी के लिए कह रहे हैं या अन्य लोगों के लिए कह रहे हैं? ये भी योगी जी के जो भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता है क्लियर होना चाहिए। चलिए सर, ठीक है। मुझे लगता है जरा सा आज क्योंकि इतना संवेदनशील मुद्दा है तो इस तरीके की राजनीतिक टीका टिप्पणी से हमें बचना चाहिए। पॉइंट तो ये कि इंटेलिजेंस के मामले में ही, मतलब जो बुनियादी चीज थी वहीं पर फेलियर। आपसे 80,000 लोगों के पहुंचने की अनुमति ली जा रही है, वहां 2.5 लाख लोग पहुंच रहे हैं और प्रशासन सो रहा है, मतलब उसे हवा ही नहीं लगी क्या हो रहा है। पहली चीज जाहिर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर हादसा हुआ है तो उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस बात को लेकर जिम्मेदार है। 80,000 के परमिशन के बाद सिर्फ इंटरनल नहीं, आउटर एरिया पर भी जो लोग थे उन्हीं के थे। वो अपने सेवादारों की जो उनके जो खुद के वॉलंटियर्स होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर उन्होंने दी थी जिसमें प्रशासन को घुसने भी नहीं दिया जाता और कहा जाता है कि हम इसको मेंटेन करेंगे। बहरहाल, लेकिन बावजूद उसके अगर वहां पर 2.5 लाख लोग पहुंचे हैं और 2.5 लाख लोग पहुंचने के बाद इतना बड़ा हादसा हुआ है तो ये अपने आप में जांच का ही विषय है। जहां तक बाबा की बात है, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, उसका दायरा घटा नहीं है। राजनीति नहीं करना चाहते लोग, ऐसा कहना चाहते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कुछ कह रहे हैं राजनीति होगी। आप मुझे एक चीज बताइए, 65 लोग जहरीली शराब पी के तमिलनाडु में अभी पिछले दिनों हुई जिनकी जान चली गई, उस पर कितनी राजनीति की कांग्रेस वालों ने या फिर कोई किसी और व्यक्ति ने? क्या वो तमिलनाडु इस देश में नहीं है? मैं राजनीति नहीं करना चाहता और मुझे राजनीति करनी भी नहीं है, मैं इसी पर बात करना चाहता हूं। लेकिन कितनी बार, कितना मुआवजा 50 लाख रुपए की मांग की इन लोगों ने, कितनी बार उस सरकार को कटघरे में खड़ा किया, कितनी बार उस बात पर डिबेट भी हुई। क्या तमिलनाडु इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या वहां पर मरने वाले 65 लोग इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या यहाँ के इस देश के जर्नलिस्टों को उस पर रोना नहीं आता? क्या वहां पर पहुंचकर इस लोगों का दुख नजर नहीं आता क्या? लेकिन नहीं, वहां पर नहीं आएगा क्योंकि वो तो तुरंत दबा दी जाएगी खबर। क्यों दबा दी जाएगी भाई?
कितनी डिबेट है? पहली बात मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हाँ इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, यहां गलती है, यहां प्रशासन पर कहीं ना कहीं एक जो चीज सवालिया निशान लगा है वो निशान जरूर लगेगा। लेकिन पूछे जरा सुरेंद्र राजपूत से कितनी बार ट्वीट किया इन्होंने तमिलनाडु को लेकर और कितने लोगों के लिए मुआवजे की मांग की। पूछे जरा आशुतोष से, इनके नेता जब यहां पर बैठकर इसी धार्मिक गैदरिंग में, जिस धार्मिक गैदरिंग का ये ज्ञान मुझे दे रहे हैं कि धार्मिक गैदरिंग में 80 से 90% जो है स्टैम्पीड की घटनाएं होती हैं, ये बैठे अखिलेश यादव कहते वो बाबा जी ने बारिश रोक दी आज। ये अखिलेश यादव का बयान है इन्हीं बाबा जी को लेकर कि ये बाबा जी ने, वो तो शुक्र है आज बारिश रोक दी, सूरज निकल आया, बाबा जी रोक देते तो जाने से पहले भी एक बार सोच लिया करो। और मैं ये कहते हुए जवाब लूंगी कि ये हाथरस का दर्द हम दिखाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी और मैं ये कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि इस देश में तमिलनाडु का दर्द भी दिखाया जाए। ठीक है। और मैं इस बात को कहते हुए खत्म करूंगा कि उन 65 लोगों के मरने पर भी डिबेट कराया जाए। और मैं इस बात को लेकर कहना चाहूंगा कि सुरेंद्र राजपूत जो यहां पर बैठकर 2 लाख की जगह 50 लाख पर भाषण दे रहे हैं, ये भी तमिलनाडु पर अपने ट्वीट पर जरा 2 शब्द लिख दे। जो आपने मतलब यही है तो हिंदुस्तान से बाहर सवाल पूछा, ये दर्द जो है बराबर होना चाहिए। जवाब मैं सुरेंद्र राजपूत से लूंगी, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहती चलूं कि ये 65 मौतें जो तमिलनाडु में हुई थी, वहां पर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अभी भी कुछ नहीं हुआ है उसमें। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, बहस कितनी है ये इंपॉर्टेंट है ना, वो देश का हिस्सा नहीं है कि तमिलनाडु अलग चीज है ना, आप जानते हैं वो देश का हिस्सा नहीं है क्या? उसके लिए आंसू नहीं है क्या? वो 65 लोग किसी के भाई बहन माँ बाप नहीं है क्या? अब हम वॉट अबाउटरी करेंगे, वॉट अबाउट आपके विषय पर बात करें तो नॉर्मल है, दूसरा विषय उसी जैसा आज ही के विषय पर बात होगी, आज ही के विषय पर बात होगी, क्योंकि अगर आज आप ये बात नहीं करेंगे और अगर आज आप तमिलनाडु की बात करेंगे तो फिर ये सवाल आपसे पूछा जाएगा व्हाट अबाउटरी नहीं होती, व्हाट अबाउटरी नहीं होती उस पर अगर इसी तरह का इमोशन दिखाया जाता तो व्हाट अबाउटरी का मौका ही नहीं मिलता मुझे। आप डर रहे हैं क्या हाथरस पर बात करने से? मुझे व्हाट अबाउटरी का मौका नहीं मिला अगर डिबेट होती है, कहां डिबेट दिखाइए, डिबेट दिखाइए तमिलनाडु पर डिबेट कर। मैं ये देखना चाहता हूं कि तमिलनाडु के 65 लोगों का आपके पास जवाब नहीं है, डिबेट कहां है मोहतरमा, डिबेट कहां है? जवाब है, डिबेट दिखाइए ना कहां है तमिलनाडु पर, कौन सी डिबेट है दिखाइए मुझे। वो 65 लोग हिंदुस्तानी नहीं है क्या? नहीं, तमिलनाडु पर डिबेट की जाए या नहीं की जाए, इमोशन एक जगह निकल आता है दूसरी जगह सूख जाता है, आप नहीं करेंगे। मैं क्या कहता हूं, मुझे सम्मान है, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक देश में एक जगह 65 लोग मरे और दूसरी जगह 100 से ज्यादा लोग मरे, 65 वालों को गायब, मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब। क्यों जी? लोगों को नाम नहीं पता होगा भी, अगर 4 नाम पूछ दिए मैंने कि कहां क्या हुआ था। विषय यही है, मैं नहीं कह रहा हूं विषय जो आप कह रहे हैं, एक सेकंड सुनाइए, नहीं मुझे भी बोलने दीजिए, वाले मामले पर मैं कहता हूं मेरी जिम्मेदारी, बोलिए आप ही बोल रहे हैं। क्या 2 मुद्दों की तुलना की जा सकती है? मतलब एक तरफ जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों के मरने की बात कर रहा हूं भाई, लोग सत्संग में आ रहे हैं, तमिलनाडु में सिस्टम का शिकार होकर ही गए। क्या इन 2 बातों की तुलना की जा सकती है? अच्छा, जहरीली शराब में सिस्टम नहीं है, नहीं सर, अगर जहरीली शराब में सिस्टम नहीं है, फिर तो यहाँ जहरीली शराब में सिस्टम नहीं है। इंडिया लाइंस की अगर कहीं सरकार है तो सिस्टम नहीं है, नहीं हो सकता ऐसे। फिर तो ये दोहरा मापदंड नहीं चल सकता, नहीं चल सकता ये दोहरा मापदंड, नहीं चल सकता ये दोहरा मापदंड। आज की जो खबर है उस पर हम बात करेंगे, हमें समझ में आ रहा है नहीं चल सकते, वही तो प्रॉब्लम है। आपके पास हाथरस को लेकर जवाब नहीं है, जवाब है, बताइए क्या पूछना है, बताइए क्या पूछना है आपको, आप कैसे जवाब नहीं, जवाब है, आपने जो सवाल खड़े बताइए ना क्या जवाब चाहिए आपको, मैं जवाब देता हूं, क्यों जवाब नहीं। देखिए अभी तो बीजेपी प्रवक्ता कैसे सही से जवाब न दे करके पत्रकार को घुमाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पत्रकार रुमाना इसरार खान है कि उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। डिबेट को पूरी देखिए और हमारे साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन तमिलनाडु को लेकर है, जहां बीजेपी की सरकार है और इसलिए बात करनी पड़ेगी लंबे समय। जी बिल्कुल आइए। मैं तो कहता हूं कि हाँ राजनीति होगी और तमिलनाडु पर राजनीति भाजपा को करनी चाहिए। अगर हमने कोई कमी की है, हमने किसी अपराधी को छोड़ा है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वहां पर धरना भी देना चाहिए, प्रदर्शन भी करना चाहिए, राजनीतिक बात भी करनी चाहिए और नोएडा के सारे चैनलों के ऊपर किसी जोशी का दबाव भी आना चाहिए कि तमिलनाडु पर बात करो, हुच ट्रेजेडी की भी बात करो, बिहार के पुल गिरने की भी बात करो, उत्तर प्रदेश में जितनी अवैध शराब से मौतें हुई हैं उनकी सबकी बात करिए, क्यों नहीं बात करेंगे। राजस्थान की अब बातें बंद हो गई हैं, पहले राजस्थान में जंगल राज था जब कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा भाजपा वाले कहते थे। तो निश्चित तौर पर जहां पर जो प्रतिपक्ष में है उसे राजनीति करके इन सारी मौतों को रोकना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस वक्त किसी एक घटना की बात हो रही हो उस वक्त आप 3 घटनाओं को सामने खड़ा करके सिर्फ अपने आप को शिखंडी बनाते हैं।
भारतीय जनता पार्टी अपने आप को शिखंडी बनाती है ये कह करके कि वहां की बात करो, वहां की बात करो। अरे भाई, आज हाथरस की बात करो। निश्चित तौर पर आपका अधिकार है, अगर तमिलनाडु में कोई गलत काम हुआ है, अगर बिहार में गलत काम हुआ है, 5-5 पुल पिछले 5 दिन में गिरे हैं, या बंगाल में कोई किसी महिला को पीटा गया है, तो बिल्कुल आप करो। सबके आरोपी पकड़े गए हैं बिहार को छोड़ करके, चूंकि बिहार में आपकी सरकार है। तो मैं आपसे बहुत करबद्ध रूप से कहता हूं कि जो पार्टी स्वामी चिन्मयानंद को गृह राज्य मंत्री बनाती है, मैं नाम लेके कहता हूं, स्वामी चिन्मयानंद को गृह राज्य मंत्री बनाती है, अपनी शिष्या के साथ कैसी भोंडी हरकतें करता पकड़ा गया था आपने भी देखा होगा। मैं लंबी जो ज्यादा उसमें कह नहीं सकता क्योंकि किसी महिला के लिए इस तरीके से उसके बाद उसका एक्विटल कराया गया। जो आदमी कुलदीप सेंगर जैसी के आदमी को मिलने के लिए साक्षी महाराज जेल में जाता और कहता हूं कि हां मैं जाऊंगा, जो सांसद हाथरस की बेटी को जलाने वाले के लिए जेल में जाता हो, भारतीय जनता पार्टी में करना नहीं चाहता, मैं आपको बताऊं, लेकिन चूंकि राजनीति बात है तो मैंने सिर्फ कुछ चीजें याद दिला दी। आशाराम जी, राम रहीम जी या कोई भी हो, नेता सबके यहां जाते हैं और सारे नेता जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं भाई? जहां भीड़ मिलेगी, जहां वोट मिलेगा, जाएंगे। राम रहीम से तो आप अपनी वोट की खाली अपील कराने के लिए उसको पेरोल तक देते हो। भाई आप एक बात बताओ, आप करो तो रासलीला, दूसरे करे तो क्या ढीला? आप बताओ हमको। आप लोग खुद आशाराम जी के साथ नाचते गाते हो, राम रहीम को पैरोल देते हो। अखिलेश यादव अगर सत्संग में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जय गुरुदेव के सत्संग में भी तमाम भाजपा वाले जाते थे, तमाम भाजपा वाले इस नेता के भी सत्संग, इस बाबा के भी सत्संग में जाते। जहां वोट होगा वहां लोग जाएंगे। लेकिन क्या उस दिन कोई दुर्घटना हुई? नहीं हुई। अगर किसी बाबा से कहो कि अरे बाबा आपने तो बारिश रुकवा दी, ये कहना मुझे तो लगता है सर, बुनियादी बात ये है कि यहाँ पर अखिलेश यादव बाबा के सत्संग में जा रहे हैं या कोई और पार्टी का नेता बाबा के सत्संग में जा रहा है, वो सब बेमानी हो जाता है। यहाँ मुख्य बात ये है कि ये बाबा जिसके सत्संग में अखिलेश यादव गए, आप खुद ही अगर तस्वीर दिखा रहे हैं, कम से कम उस बाबा का नाम एफआईआर में तो दर्ज करवा लीजिए ना। ये बुनियादी बात है, क्योंकि कम से कम थोड़ा सा मरहम तो लग जाए ना, यही तो बात पीड़ितों के जख्मों पर थोड़ा सा मरहम तो लग जाए, जो इस इंतजार में थे कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। अभी वो खुदा सा महसूस कर रहे हैं। मतलब बाबा एक तरीके से फरार हो गया, उसके पीछे वहां पर ऐसी भगदड़ और लोग एक के ऊपर एक गिरते चले गए, वहां पर लोगों का दम घुट गया। एक एक सांस के लिए कैसे तड़पे होंगे लोग। महिलाएं हैं, 121 लोगों में से 114 महिलाएं जो वहां पर दम घुटने से मरी, गिरने से मरी, दबने से मरी, छोटे छोटे बच्चे। और फिर आप बदइंतजामी की हद देखिए कि व्यवस्था के नाम पर जीरो, व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं, व्यवस्था के नाम पर नील बटा सन्नाटा। और हम यहां पर क्या कर रहे हैं? हम लकीर के फकीर भी नहीं बन पा रहे हैं। वो बाबा कहां है अब किसी को नहीं पता, वो बाबा कहां है। हम स्टेप बाय स्टेप एफआईआर में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल जो मुख्य सेवादार उसी बाबा का था, उसका नाम हमने एफआईआर में दर्ज कर लिया, लेकिन बाबा कहां है? हम तस्वीर दिखाएंगे बस शिवम त्यागी की। ये देखिए अखिलेश यादव के साथ इस बाबा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि 121 हत्याएं जो बाबा के कारण हुई हैं, इनका जिम्मेवार कौन है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।